नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 13 तारीख है और अब से 24 घंटे के बाद लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिर बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि एग्जिट पोल आ रहे हैं और अब एग्जिट पोल के नतीजों ने सभी को हिला दिया है, सभी को चौंका दिया है और कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। देखिए लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि साल 2015 का भी एग्जिट पोल आया था, साल 2020 का भी एग्जिट पोल आया था और अभी साल 2025 का भी एग्जिट पोल आ रहा है। तो एतबार करना है, एतबार नहीं करना है। देखिए कई तरह के सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो एक बार फिर से हम इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी। सबसे पहले तो अरुण जी, जो सवाल है हमारे व्यूअर्स का, वो सवाल ये है कि वो बार बार पूछ रहे हैं कि एग्जिट पोल पर भरोसा करें कि भरोसा नहीं करें, या फिर अगर भरोसा करें तो उसकी सीमा क्या है, कहां तक भरोसा कर सकते हैं। देखिए एग्जिट पोल के बारे में मेरी अपनी राय है कि वो हमेशा सटीक नहीं होते हैं। आपने अभी 2015 की बात की, भी लोकसभा का चुनाव 2005 की बात कीजिए, उसके बाद भी चुनाव हुए, कोई 400 सीट के दावे नहीं, 400 सीट देने वाले भी लोग थे लोकसभा के चुनाव में। और यहाँ फिर 2015 की बात कीजिए जिसमें कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद साथ थे, उसमें कितनी शानदार जीत मिली थी। उस समय लोग यहाँ इंडिया की सरकार बना रहे थे। एग्जिट पोल जो कहता है, पिछले ही चुनाव में 2020 के चुनाव में यहाँ महागठबंधन को लोग बढ़ा दिला रहे थे। ये अलग है कि जिसको सूट करता है, जिसके पक्ष में आता है वो गले लगाता है, वो बल्ले बल्ले होता है। पिछले बार का जो एग्जिट पोल आया था तो महागठबंधन के लोग खुश थे, कहे थे भी तो जनादेश है ही। ये रुझान है पब्लिक का। अब आज वही बात एनडीए के लोग कर रहे हैं, जो कोई 1.5 दर्जन एग्जिट पोल चाहे डिफरेंट न्यूज चैनल्स के या कंपनियों के आए हैं, उसमें एनडीए को बढ़त दिखाया है। लेकिन 2 ऐसे भी एग्जिट पोल आए हैं, हाँ, जिसमें कि महागठबंधन को बढ़त दिखा रहा है। तो अब सवाल वाजिब है आपका कि भाई किस पर भरोसा करें। देखिए मैं मानता हूँ कि अंततः तो ये रुझान है। अब रुझान के कैलकुलेशन में भिन्नता हो सकती है, इसलिए मैंने कहा कि हमेशा एग्जिट पोल के नतीजे सटीक नहीं होते हैं। तो कितना भरोसा करें, तो ये अब हम अपने व्यूअर्स को छोड़ते हैं जी, उन्हीं पर छोड़ देते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ कि उस हद तक भरोसा मत कीजिए। हाँ, कल के आने के बाद आपके लिए एक चर्चा का विषय, चिंतन का विषय हो गया। अब इसके कारण पर लेकिन आपको देखना होगा कि आखिर इतना हैवी पोलिंग हुई आज़ादी के बाद। ये पहला चुनाव था 18वीं विधानसभा का, जिसमें कि 65% से भी अधिक वोटिंग हो गई, 67% और 68% हुई। महिलाओं की भागीदारी पहले फेज में 65 और दूसरे में अब हम ओवरऑल बता रहे हैं, दोनों फेज का अबाउट 68%। और उसी तरह से महिलाओं की भागीदारी भी पिछले इधर कई चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। लालू जी भी सत्ता में आए थे, उस समय भी वोटिंग का परसेंटेज बढ़ी। आप याद कीजिए 2010 का, और उसके पहले भी जब लालू जी पावर में आए थे तो, लेकिन महिलाओं की भागीदारी 9% उससे अधिक बढ़ी है। हाँ, नीतीश आए थे, मैं उसके पहले भी जब लालू जी सत्ता में आए थे तब भी वो भागीदारी बढ़ी थी। तो अभी भागीदारी बढ़ने के 2 कारण होते हैं। एक तो या तो मतदाताओं में बहुत उत्साह हो, जो सरकार शासन में हो उसके प्रति भरोसा बढ़ा हो, भरोसा कायम हो, और नहीं तो इस हद तक नाराजगी हो कि बस अब इससे मुक्ति पाओ। एक मुक्ति संदेश भी होता है। घटने भी 4 बार ऐसा भी हुआ है, देखिए कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं तो सत्ता पलट गई, और घटे हैं तब भी सत्ता पलट गई। इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए जो अभी आया है कि एक सब की जो कंपनियां हैं या उसकी भी अपनी मीडिया की दुकानदारी है, इस पर उस हद तक भरोसा मत कीजिए। एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते हैं। एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होता है, हमेशा आपको उस पर भरोसा नहीं करना है। और जो ना रह गया, लेकिन सट्टा बाजार वाले लोग, उसकी एक अपनी कीमत होती है, अलग महत्व आप जानते हैं, उसमें लोग अरबों का कारोबार है। तो मैं ये देख रहा था कि सट्टा बाजार का, चाहे वो मुंबई का हो, चाहे कलकत्ता का हो, या दिल्ली का हो, भोपाल का हो, जो देश में 7-8, हालांकि गैर कानूनी है कोई सट्टेबाजी, लेकिन सट्टा बाजार वाले तो पूंजी लगाते हैं ना। अब देखिए यहाँ उसमें एक चीज और जोड़ देते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में हमेशा तेजस्वी यादव आगे सब हर चैनल में जब भी सर्वे आया तो उसमें अधिक लोग पसंद करने वाले तेजस्वी के थे। लेकिन टोटलिटी में जो नतीजे आए उसमें
2 ही 3% वोट का अंतर है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को, एनडीए को बढ़त दिखती तो है। ऐसे में अब सवाल बार-बार ये भी पूछा जा रहा है अरुण जी कि अगर हम बात करें साल 2015 की, हम बात करें साल 2020 की, तो आपको याद होगा कि तब भी एग्जिट पोल आया था। क्या हुआ था? एग्जिट पोल तब का क्या सटीक बैठा तो उन्होंने था? हमसे कहा कि सटीक नहीं आते हैं, तो मैंने पहले ही आपसे कहा 15 में भी सटीक कहाँ नहीं सटीक था। हुआ। 20 में अभी तो आप हमको याद है कि तेजस्वी सरकार 2024 बना का रहे थे। लोकसभा चुनाव मैं याद आपको करा रहा हूँ, कहाँ सटीक हुआ। दावा भी था 400 का, आ गए 240 पर। और सब लोग भाई ठीक है, जोड़ जाड़ करना है बीजेपी बहुत को। बहुत फर्क था 2015 में, था ही, 2020 में। बहुत फर्क था, बहुत फर्क था उस समय। अब 53 सीट पर आकर बीजेपी सिमट गई थी, सरकार बनाने का दावा और दम भर रही थी। और एग्जिट पोल भी वही बोल रहा था जो भाजपा दावा कर रही थी कि हम सरकार में आ रहे हैं। वही अमित शाह जो यहाँ कैंप कर रहे थे महीना दिन। इसलिए मैंने कहा कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आते हैं हमेशा सटीक नहीं आते हैं। इसलिए आपके लिए, मनोरंजन के लिए, आपके लिए ज्ञानवर्धन के लिए, आपके लिए चिंतन के लिए, और जब तक एग्जिट पोल की जगह एग्जैक्ट पोल के नतीजे नहीं आ जाते हैं, तब तक कम से कम जो चर्चा हम आप कर रहे हैं ये तो करते रहना चाहिए। एक सब्जेक्ट हमारे आपके लिए मिल गया। ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो ऐसे में अब सवाल ये भी पूछा जा रहा है, लोगों का जो नजरिया है, लोगों का जो सवाल है, वो सवाल यही है कि आखिर हॉट सीटें कौन कौन सी होने वाली हैं, जिस पर सबकी निगाहें इस बार टिकी रहेंगी, और हॉट सीटों का हाल क्या है ये भी हम आपसे देखिए, समझना पहले चाहेंगे। तो ये बता दूं मैं कि इस पूरे एग्जिट पोल में जो एनडीए को बढ़त दिखाई गई, तो आप तेजस्वी यादव का भी बयान आपने देखा। उन्होंने कहा कि इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा ये भरोसे के लायक नहीं है। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसमें मेरे लोग बढ़ चढ़ करके सत्ता परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए वोट दिए हैं। और उन्होंने फिर दावा दोहराया है कि भाई महागठबंधन को बहुमत मिलेगा और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। ठीक है। तो चलिए, ये बात तो अब हो गई, हाँ। लेकिन आपने कहा हॉट सीटें हॉट कौन कौन सीटें, सी हैं देखिए और वहां का हाल क्या है? इस कैबिनेट के नीतीश कैबिनेट में 36 मंत्री हैं और 29 मंत्री इसमें अपनी किस्मत आजमा रहे थे। 28। हाँ, 28। और उसमें देखिए नीतीश जी भी तो काउंसिल के मेंबर ना हैं, वो तो अभी जब से सीएम बने चुनाव लड़ना ही भूल गए। अब उसी तरह से सुशील मोदी थे, सम्राट चौधरी भी काउंसिल में थे। हाँ, इस बार अपने पैतृक कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं से मैं शुरू करता हूँ बिल्कुल, कि सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी वहाँ से एमएलए हुए, उनकी माताजी हुई। और अब इस बार पहली बार क्या हाल है नहीं, देखिए, शुरू में तो जो फीडबैक मिल रहा था कि वहाँ लड़ाई है, कड़ी लड़ाई है, कड़ा मुकाबला है, चर्चा तो अधिक रहेगी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही वहाँ लड़ रहे हैं। लेकिन कुल मिला-जुला कर मुझे लगता है कि वहाँ अब वो जिस अपने घर से ही लड़ रहे हैं, तो घर में कमज़ोर कोई होता है क्या? घर में कोई कमजोर नहीं होता, यानी कि आगे चल रहे हैं सम्राट चौधरी। अब यही आप कह सकती हैं। ठीक है, अगली सीट अब आ गई विजय कुमार सिन्हा, लखीसराय। लखीसराय, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। बिल्कुल। अब वहाँ तो घर में विवाद, विरोध सब कुछ देखने को मिला है। मुझे लगता है वहाँ कड़ी टक्कर में है। टक्कर है, लखीसराय में टक्कर है। अगली सीट। आइए, अब जैसे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हम्म। राजेश राम कुटुम्बा, हाँ। कितनी जदोजहद करनी पड़ी वो सीट को बचाने के लिए। किससे? राजद से। राजद से पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को फील्डिंग करने के लिए वहाँ राजद का नेतृत्व जो प्रदेश तेजस्वी मन बना चुके थे। और राजेश राम को कहा जा रहा था कि देखिए, जो हमारा फीडबैक है आपके लिए वो कठिनाई वाली सीट है, आप मोहनिया या इधर आकर के लड़िए। लेकिन वो तैयार नहीं हुए। अंततः हस्तक्षेप करना पड़ा कांग्रेस के नेतृत्व को, खड़गे साहब को, राहुल गांधी की, भाई हमारा ही अध्यक्ष को हम अपनी सीट छोड़वाएंगे तो हम फिर महागठबंधन में। तो कुटुम्बा में आगे है राजेश राम या पीछे? देखिए, कुटुम्बा में वहाँ अब तो सुरेश राम ने तो नामांकन नहीं किया, लेकिन वहाँ जो कैंडिडेट है वहाँ भूया है, उससे कड़ा मुकाबला है। कड़ा मुकाबला कठिनाई में है अभी राजेश राम, ये आप कह सकती हैं। ठीक है। आइए, सुमित कुमार सिंह चकाई से लड़ रहे हैं। अब चकाई में पहले वो निर्दलीय जीते थे, इस बार निर्दलीय के विधायक के रूप में ही मंत्री हैं। इस बार जदयू ने उनको गले लगाया है, जदयू के कैंडिडेट हैं। वहाँ उनका बीजेपी की सावित्री देवी से मुकाबला है, जो विधायक रह चुके, फाल्गुनी यादव की धर्मपत्नी हैं वो, और वो विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन उनके लिए एक परेशानी, सुमित कुमार सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए वहाँ एक संजय प्रसाद भी चुनावी जंग में है, जो एक्स एमएलसी हैं। अब जात के आधार पर तो बात देखिए, बिहार में तो जाति की पार्टी और पार्टी की जाति और पूरे वोट की राजनीति में जात का महत्व, तो वहाँ संजय प्रसाद भूमिहार हैं। अब वो कहीं ना कहीं
जो कुछ वहाँ है तो सुमित कुमार सिंह के लिए एक चुनौती बने हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि वहाँ मुकाबला यानी कि वहां पर भी टक्कर है, तिकोनी लड़ाई है और टक्कर है, लेकिन वहाँ अभी जो खबर है उसमें कि अपर हैंड सुमित कुमार सिंह का है। अपर हैंड है सुमित आप आ जाइए झाझा। ठीक है। झाझा में लालू प्रसाद के दुलारे बीजेपी राजद के बहुत खास रहे जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री वहाँ से उम्मीदवार है। और जदयू की ओर से वहाँ दामोदर यादव जो मंत्री रह चुके हैं वो है, उनका मुकाबला है। फिर वहाँ एक रविंद्र यादव वहाँ एमएलए हुआ करते थे, बीजेपी के भी हुए, एमएलसी भी हुए, उनके सुपुत्र बसपा के कैंडिडेट हैं। लेकिन जो हमारा फीडबैक है कि वहाँ जयप्रकाश नारायण यादव बहुत अपर हैंड है वहाँ। अपर हैंड है। कुम्हरार का क्या हाल है? लगे हाथ, जब आप झाझा की बात कर रही हैं तो जरा जमुई की भी तो बात कर लीजिए। जमुई में भाजपा की श्रेयसी सिंह जो नाम परिचय की मोहताज नहीं है, देश नहीं दुनिया में गोल्डन गर्ल है, तो वो लड़ रही हैं। और उनका मुकाबला वहाँ राजद के किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय से कैंडिडेट हैं, उनसे हैं। तो वहाँ श्रेयसी का मच अपर हैंड लोग मान रहे हैं। आपने चर्चा कर दी कुम्हरार की। कुम्हरार में यहीं पर है कि जो 200 प्रोफेशनल्स को टिकट दिया जन स्वराज पार्टी ने, उसमें केसी सिन्हा एक्स भाई चांसलर, जाने माने गणितज्ञ जो यहाँ धाक है उनकी छात्रों के बीच में, उनको उतार दिया। तो प्रचार में तो दिखे वो, लेकिन जंग में फतह के लिए न होता है। तो उसमें मुझे लगता है कि 4 सीट जो आप कहिए, वो आप यदि पटना साहिब से शुरू करेंगे, जो नंद किशोर यादव की जगह वहाँ कुशवाहा को दिया है, फिर कुम्हरार है, या फिर बीच की सीट है बांकीपुर, या फिर दीघा, तो ये तो भाजपा का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉकेट माना जाता है, कैंडिडेट चाहे जो हो। लेकिन मुझे लगता है कि राजधानी में जो बीजेपी की धाक है, उसके कैडर हैं, उसका असर दिखेगा। उसका असर वहां पर दिखेगा। तो आपने हमें बताया है कि हॉट सीटों पर क्या कुछ हाल है और वहां से कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपका तजुर्बा अनुमान क्या कह रहा है, क्या होने जा रहा है 14 तारीख? ये 14 को अभी तक जो मेरा भी फीडबैक है कि इस चुनाव में, 18वीं विधानसभा के चुनाव में, नीतीश कुमार के मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। कुछ इंडिविजुअल एमएलए या जो मंत्री हैं, जैसे मंत्री जितने लड़ रहे हैं, उसमें पिछले ही चुनाव में देखिए ना, 23 मंत्री किस्मत आजमा चुके थे, तो उसमें 13 ही की नाव पार लगी थी, 10 तो। अब इस चुनाव में भी जो मंत्री लड़ रहे हैं, पहले मंत्री की बात कीजिए तो सब जीत जाएंगे, ये तो दावा ही नहीं किया जा सकता है। अब कुल मिलाकर मुझे भी लगता है कि एनडीए का अपर हैंड है। एनडीए का अपर हैंड है, तो अब देखना होगा कि आखिर कल यानी कि 14 तारीख को क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल। और देखिए कल जो 8 बजे से गिनती होगी, 8:30 बजे के बाद 9 बजे से रुझान आ जाएगा। और पटना जिले में जो 14 सीट है ना, उसमें मुझे लगता है कि मोकामा सीट का पहला रिजल्ट आएगा। वो ये कि देखिए हर कंस्टिट्यूंसी में आयोग ने जो व्यवस्था की है, पूरे प्रदेश भर में 38 जिले हैं, 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए। हर काउंटिंग सेंटर में एक कंस्टिट्यूंसी के लिए 14 काउंटिंग टेबल्स बने हैं। तो जहाँ कम बूथ्स हैं, स्वाभाविक वहाँ का रिजल्ट पहले आएगा। तो पटना जिला में मोकामा का और सबसे अंत में दीघा का आएगा। सबसे अंत में दीघा का आएगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।